Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online classes of Symbiosia School. Now we start next topic of the chapter 3, that is current electricity. The topics are first resistance, resistivity, conductance and conductivity. Second, temperature dependence of resistance. Third, EMF and potential difference of a cell. And fourth topic is internal resistance of a cell. So resistance, as you all know about the resistance, that it is a position in the path of the current flows in a conductor. resistance क्या होता है? resistance एक opposition है जो कि कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके पाथ में लगने वाला अपोजिशन या फिर हमारा क्या कह सकते हैं, हम उसको एक रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं. ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर की इनर प्रॉपर्टी की वजह से उस चार्ज के रास्ते में जो रुकावट क्रिएट हो रही है, जो रुकावट आ रही है, उसको हम कह सकते हैं कि ये रुकावट की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, वही क्या है, वो रेजिस्टेंस है. So Ohm's law के according, as we know about the Ohm's law, V equals to R IR. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं R equals to V upon I. By the Ohm's law, we can write R equals to V upon I. Resistance in the terms of physical features of the conductor. यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, Ohm's law को ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, तो ओम्स लॉ में यहाँ पर हम रेजिस्टेंस R की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है वो हम निकालेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि NEAVD ये एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन उसको ड्राइव करना नहीं बताया था. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप सपोज करिए कि कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में सपोज ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसकी लेंथ है L. तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम V इक्वल्स टू हो गया A इंटू L. ठीक है, अब सपोज करिए कि इस पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N. तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N. तो यहाँ पर टोटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, N A L. ये टोटल वॉल्यूम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, यानी कि एंटायर जो वॉल्यूम है उसमें टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू हो गया -E इंटू एंटायर वॉल्यूम NaL. तो ये हमारा जो है वो हमारा इस पूरे वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है वो हो गया -ENAL. अब सपोज करिए कि जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में जो कोलिजन्स होते हैं, तो कोलिजन्स के दौरान जो इलेक्ट्रॉन अपना रिलैक्सेशन टाइम लेता है, तो अगर सपोज करिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, सपोज A से B तक जाता है और A से B तक जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, T. और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, VT. ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, L. तो T को हम निकाल सकते हैं T इक्वल्स टू L अपॉन VD, यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पर T इक्वल्स टू हमें पता चल गया, चार्ज पता चल गया. एज द फॉर्मूला ऑफ द I इक्वल्स टू, एज वी नो दैट I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है. तो Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, Q की वैल्यू निकाली थी -ENAL अपॉन T की वैल्यू L अपॉन VT. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा और I इक्वल्स टू आ जाएगा NEAVD. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से आया था. ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि जो
करंट है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पेन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट, I equals to NEA VD। एज वी नो VD इक्वल्स टू, VD क्या होता है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू, ये सेकेंड टर्म में जो लिखा हुआ है I इक्वल्स टू NEA। अब VD को यहाँ पर कैसे निकाला गया है, VD एक फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल्स टू होता है MA, ठीक है। A इक्वल्स टू F अपॉन M। F को मैं लिख सकती हूँ E स्मॉल कैपिटल E, वेयर E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M। A को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो E अपॉन M, ठीक है। अब यहाँ से VD इक्वल्स टू आ जाएगा E अपॉन M इंटू T, ये आ जाएगा VD, ये वाला T यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है VD इक्वल्स टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू T यहाँ से आएगी, ठीक। नेक्स्ट, I इक्वल्स टू N E स्क्वायर AT अपॉन M VL। अब यहाँ पर जो E है उसको लिखा है V अपॉन L, ठीक। तो ये जो V अपॉन L है, अगर मैं यहाँ से V को उठाकर I के अपॉन में ले आऊँ, यहाँ पर V अपॉन I, तो ये हो जाएगा M L अपॉन N E स्क्वायर AT। एज वी नो दैट V अपॉन I इक्वल्स टू R, सो R इक्वल्स टू M L N E स्क्वायर T A, वेयर if we compare this equation to this equation, R equals to R, L upon A equals to L upon A, so this term is become equal to the rho, so rho equals to M upon NE square T। तो यहाँ पर जो रजिस्टिविटी है वो उस रजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी M अपॉन NE स्क्वायर T इज द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक resistance। So as we see this equation, we can say about the resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor and depends on nature of material। Resistivity depends upon nature of material and not on the geometrical dimensions of the conductor। यानी कि जो resistivity है वो सिर्फ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर के डायमेंशंस पर, मींस उसका एरिया, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन VD, रो, I, E, J, V। रो इज द रेजिस्टिविटी, सो एज वी नो J इक्वल्स टू जो होता है आपका करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी होता है यानी कि अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। सो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I अपॉन A, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। सो J इक्वल्स टू I अपॉन A। I की वैल्यू हमने रख दी है NEAVD, यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, सो J की वैल्यू आ जाएगी NEVD, ठीक है। सो E अपॉन J, रो इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन J, और यहाँ पर J की वैल्यू आ जाएगी NEVD, ये हमने यहाँ पर शो कर दी। VD इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम यहाँ से VD की वैल्यू निकालें तो VD इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन NE रो, और VD इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ E की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे V अपॉन L यहाँ से, तो VD इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल V, वेयर कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो कैपिटल V अपॉन NE रो L। तो इसका मतलब है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड रेजिस्टिविटी एंड लेंथ। सो वी कैन से देन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी।
और अगर लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ पर अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसका जो यूनिट है वो भी इसका रेसिप्रोकल होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और इसका कंडक्टेंस का हम लिखेंगे महो। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी और इसका ऐसा यूनिट है महो पर मीटर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी में हम लिखते थे ओम मीटर। Temperature dependence of resistance. When temperature increases, the number of collisions increases due to more internal energy and relaxation time decreases. इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो और जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा से इसको डिनोट करते हैं और अल्फा इक्वल्स टू होता है आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन टी टू माइनस आर टू टी वन, where R naught is the resistance at 0 degree centigrade, RT resistance at T degree centigrade, R1 resistance at T1 degree centigrade and R2 is the resistance at T2 degree centigrade. So if R2 is less than R1 then alpha is negative. अगर R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कोई भी हमारे पास एक सेल है और उस सेल से जब कोई भी करंट नहीं ली जा रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस समय पर उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ईएमएफ इज द मैक्सिमम potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell means जबकि सर्किट से या सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा है तो उस समय पर उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इसका बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सर्किट क्या है, ओपन है, उसकी की को अभी ऑन नहीं किया गया है, की कैसी है, ऑफ है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, यानी कि की क्या है, अब ऑन है, यानी कि अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, यानी कि ईएमएफ सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो भी गिवन पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। The term EMF is used only for the source of EMF. EMF सिर्फ EMF sources के लिए यूज किया जाता है। It is measured between any two points of the circuit. जैसे कि मान लीजिए किसी भी सेल का हमें EMF निकालना है तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसी को कहेंगे EMF। लेकिन
पोटेंशियल डिफरेंस में सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट. ये सर्किट के किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होगा. However, potential difference is greater than EMF when the cell is being charged. और इस कंडीशन में जब सेल चार्ज किया जा रहा है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाएगा EMF से. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. जैसे कि कोई भी मटेरियल है, कोई कंडक्टर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो हर एक मटेरियल की एक इनर प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज को फ्लो होने से रोकता है. उसी तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं, जो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स भरे होते हैं, उन लिक्विड्स के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने से रोकते हैं. तो ये जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो जब करंट को अपोज कर रहा है तो उस सेल के अंदर के जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके के हो गए. एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर काम कर रहा है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि पूरे सर्किट में काम कर रहा है. सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of a cell. जो भी ऑपोजिशन ऑफर्ड हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक रहा है उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द electrodes of the cell, more the length of the electrode through which length has to flow, and consequently a higher value of internal resistance. किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी हायर है तो इसका मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर. Third point, the internal resistance of a cell is inversely proportional to the common area of the electrodes dipping in the electrolyte. Means जो भी इलेक्ट्रोड्स का जितना एरिया हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अगर ज़्यादा एरिया हम डिप करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और कम एरिया डिप करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. Fourth, the internal resistance of a cell depends on the nature of the electrodes. किसी भी सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. सो E equals to V plus V, where capital V is the potential difference of the circuit and small v is the potential difference of the cell. तो EMF यानी कि जो हमारी यहाँ पर टोटल जो हमारा EMF है E वो हो जाएगा आपका V प्लस V. V बाय ओम्स लॉ से इसको लिख सकते हैं I इंटू R, दैट इज द एक्सटर्नल करंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल IR दैट इज द इंटरनल करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. सो I यहाँ से कॉमन ले लें, I इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल R प्लस R. So here we see that I equals to E upon R plus R. This relation is called circuit equation और इस relation को कहते हैं circuit equation. Thank you.